आदाब। ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। बेसिकली सबसे चलाना सबसे मुश्किल काम होता है। हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे घर से बने। एक चप्पल की नाप सिल्वर 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 थे, जैसे 200 साल से अभी तक जिंदा है। इस टाइम पे हम लड़कियों को अपने साथ काम में लगा रहे हैं। मतलब हम जिंदा रहें या ना रहें, कारीगरी जिंदा रहनी चाहिए। हम आज फिर से हाजिर हैं हुस्न कारीगरी की एक नई सीरीज़ में, और आज हमारे साथ शामिल है आफिया। शुरू करते हैं हम इस बातचीत का सिलसिला। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इस जगह पे इनवाइट करा। सो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आफिया है, हम लखनऊ से हैं और हमारी कारीगरी जो है वो है चांदी की चप्पलें बनाना। मेन काम हमारा जो है वो सिल्वर से रिलेटेड है। हम सिल्वर की सभी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अगर हम एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ और बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ की बात करें तो वो है चांदी की चप्पल, जो किसी टाइम में चला करती थी और अभी उसको फिर से रीस्टार्ट करा गया है। ट्रेंड में आपको बहुत नज़र आएंगी। ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। तो लोग सोच रहे हैं ये आजकल नई चीज़ आई है, असल में ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और कारीगरी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। इसको रीस्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि कुछ ना कुछ नया सामने आए। और मेरे अब्बू ने जब इसको रीस्टार्ट करा है, उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे। अब्बू को कारीगरी, जब हमने अब्बू की ये कारीगरी देखी थी, तब हमारे जहन में ये आया था कि ये तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, शायद मेरे अब्बू ने कुछ नई चीज़ बनाई है। लेकिन बड़े होते गए धीरे धीरे, अब्बू ये इंटरव्यूज़ देखे और अब्बू की बातचीत सुनी, तब पता चला ओके ये हम लोगों का ख़ानदानी काम था जो बंद हो गया था और फिर से अब्बू ने इसको रीस्टार्ट करा। सो उस रीस्टार्ट के मिशन में हम भी शामिल हो गए हैं और हम भी इस काम को लगातार कर रहे हैं। क्या ख्वाब था पढ़ाई करते वक्त आपका, और फिर आप इससे कैसे जुड़ी? एट द टाइम मेरा ड्रीम ये था कि हम लॉ करें और हम एक बेहतरीन लॉयर बने। बट पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन में जब आए तो फिर हम काम में थोड़ा और बिज़ी होते गए, क्योंकि इंटर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम बचता है। तो इंटर के बाद एक लंबा गैप होता है, उसमें हमने कारीगरी में और अपना टाइम दिया। फिर उसके बाद लॉ में एडमिशन लेना मींस 5 साल लगाना इंटर के बाद। तो उन 5 सालों को सोच के हमने सोचा चलो ठीक है, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसा कि बड़े लोगों ने समझाया, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, कि पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर उसके बाद देखते हैं। तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि अगर तुम फर्स्ट डिवीज़न आओगी ग्रेजुएशन में तो तुमको लॉ करा दिया जाएगा। फिर हमने ग्रेजुएशन जो करा है वो बहुत मेहनत से करा और हमने 62% से कंप्लीट भी करा। ऑल्दो हम इंटर में सेकंड डिवीज़न आए थे और इंटर के बाद हमने ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न हासिल करी है। फिर मेरी अम्मी का रिएक्शन ये था, लड़कियां लॉ करेंगी। उस टाइम मेरा दिल बहुत टूटा था। फिर हम कारीगरी में रहे, काम करते रहे। ग्रेजुएशन के बाद फिर से हमारा गैप हुआ, लॉकडाउन भी आ गया। फिर लॉकडाउन, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लास्ट टाइम में ही हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था। सो उस टाइम से फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद होती गई। फिर एक टाइम आया सब कुछ बंद, जो काम कर रहे थे वो भी बंद। फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, फिर मेरा जो एक एम था वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। सिर्फ लॉकडाउन के चलते ही ये चीज़ें चेंज हुई और फिर हम इस कारीगरी में आते गए धीरे धीरे और टाइम देते गए। और फिर अब ये है कि अब तो मेरा एम यही है कि हमको इस कारीगरी को आगे बढ़ाना है, लोगों को सिखाना है, लोगों तक इस चीज़ के बारे में जानकारी पहुंचानी है कि ये भी एक चीज़ है जो लखनऊ से उठी थी और फिर कहीं ना कहीं दब गई थी, लेकिन इस चीज़ को हम दबाना नहीं चाहते। जैसे 200 साल से अभी तक ज़िंदा है, तो हम बस यही चाहते हैं कि अगले 200 साल तक फिर भी ज़िंदा रहे। मतलब हम जिंदा रहें या ना रहें, कारीगरी जिंदा रहनी चाहिए। बेशक। चांदी की चप्पल की जब हम बात करते हैं ना, विच इज़ वेरी पॉपुलर अगेन, कि चांदी की चप्पल लोगों ने कभी इमेजिन नहीं करी थी। और फिर जब वो ट्रेडिशनल, जो आपने कहा ना, इतना खूबसूरत सी वो लाइन थी कि वो ट्रेडिशनल था, ट्रेंड नहीं था। अब उसे ट्रेंड बना दिया गया है क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। तो जब हम चांदी की चप्पल की बात करते हैं तो आप कौन सी कारीगर हैं, कौन सा हिस्सा आप मुकम्मल करते हैं, कौन सा हिस्सा दूसरे मुकम्मल करते हैं, और कितने स्टेप्स होते हैं? तो इसमें 3 तरह की कारीगरियाँ जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ तो एक चप्पल की नाप जिस इंसान के लिए बनाई जा रही है उसको फिट आ रही है या नहीं, तो वो एक कारीगरी हो गई कि आपके पैर को किस तरह से पैर के लिए बनाई जाए जो आपके पैर में आ जाए। ये हो गई है जो मोची लोग, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में रहें
तो उनको वो वाली कारीगरी हो गई जो फर्मे पे हमको फिट करना है। सेकंड कारीगरी ये हो गई कि आपको उसमें चांदी को ढालना है, बनाना है, उसकी जुड़ाई करना है, जुड़ाई करके उसको शेप देना है, शेपिंग करना है। तो एक कारीगरी इसमें ये जुड़ गई। तीसरी कारीगरी होती है कि उसको किस तरह की डिज़ाइनिंग देना है। डिज़ाइनिंग का मतलब उस पर किस तरह की आर्ट बनानी है, किस तरह की नक्काशी बनानी है, नक्काशी को सजाना कैसे है। क्योंकि एक हो गया बस नक्काशी हो गई, उसको साफ़ कर दिया, लगा दिया, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना ही नहीं करते हैं। उस नक्काशी को और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें छोटे बड़े नगीने लगाना, उसको और खूबसूरत दिखाने के लिए वो नगीने लगने से कुछ नक्काशी हाईलाइट हो जाती है। घुमैरी है, घुमैरी के ऊपर अगर हमने नगीना रख दिया तो वो घुमैरी जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से वो एक खूबसूरत सा वो लुक बनाती है, तो वो बनाना। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अगर हमारी बात करें तो हमें तो इसको पूरा प्रोसेस आता है। अगर हम अकेले करने बैठे हैं तो एक चप्पल को तैयार करने में 10 से 15 दिन तो आराम से लग जाएंगे। को जो ख़रीदा जाता है वो चौक में चांदी की ख़रीद फरोख्त चलती है। चांदी को ख़रीदा जाता है, फिर उसको गलाया जाता है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग के बाद उसको एक ब्लॉक में ढाला जाता है, तो वो ब्लॉक का शेप लेता है। इसको प्लॉटिंग बोल सकते हैं। जिस तरह का हमको डिज़ाइन बनाना है वो इसी जगह से डिसाइड करना होता है कि जिस तरह की हम उसको ढलाई करेंगे, जिस शेप में, आगे चल के वही शेप उसका आएगा। तो इस जगह पे हमने उसको शेपिंग करी, प्लॉटिंग करी और उसको एक सांचे में ढाल लिया। सांचे में ढाल के वो एक इतना बड़ा बिस्किट जैसा बन जाता है। उसको फिर आगे हम लोग उसको मशीन में करके उसका पत्ता बनाते हैं, मतलब उसको डाल के निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं पत्ता कराना। पत्ते को वो पेट के भी किया जाता है ये काम, और ये काम मशीन से भी किया जाता है। तो ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको मशीन से करते हैं। मशीन से करके उसको पत्ता बनता है, पत्तर बोलते हैं उसको। उस पत्तर पे फिर शेप दिया जाता है कि कौन सी डिज़ाइन बनता है, कि नागरा बनता है, हाई हील सैंडल बनती है, स्लीपर्स बनती हैं, और अभी रिसेंटली हमने उसमें प्लेटफॉर्म हील जो चलती है ना, उस तरह के लकड़ी के फ्रेम पे प्लेटफॉर्म हील पे चप्पल निकाली है। तो उसका साइज़ सब चीज़ अलग होती है, सबकी मेजरमेंट अलग होती है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होती है उससे पत्ते का एक शेप दिया जाता है कि हाँ इस शेप में हमको निकालना है। उसको शेपिंग एंड फिनिशिंग बोलते हैं। फिनिशिंग के बाद उसको जोड़ लगा के पूरा कंप्लीट करता है। जुड़ाई होती है, जुड़ाई को बोलते हैं जैसे हम लोग टाके से रख के उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद उस पर ड्रॉ करते हैं डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद उसको हाथ से नक्काशी की तरह बनाया जाता है। वो नक्काशी आर्टिज़न होते हैं, नक्काशी वो करते हैं। और जो जुड़ाई हमने आपको बताया, जो टाका लगा करके बनाते हैं, तो वो भी कारीगर होते हैं। ये कारीगरी अलग भी हो सकती है, लेकिन हम लोग पूरा जानते हैं। और इस नक्काशी के बाद इसको एक हम लोग तार डाल के थोड़ा मजबूत बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद तार भी डाला जाता तार है। डालते हैं, तार से चप्पल में मजबूती आती है। क्योंकि अगर 60 kg का कोई इंसान है, जो कि नॉर्मल वेट है लड़कियों में, हाँ। 60 अराउंड, तो 60 किलो का इंसान अगर 200 ग्राम की चीज़ पे खड़ा होगा तो वो तो टूटना तय है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसको इस तरह से तार डाल के उसको मजबूत करते हैं। आप उन्हीं पुराने कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं या आपने और ट्रेनिंग्स दी हैं? पुराने कारीगर जो काम कर रहे थे वो भी कर रहे हैं, और इस टाइम पे हम लड़कियों को अपने साथ काम में लगा रहे हैं। हथौड़ी, प्लास, ये सारी चीज़ें तो इंसान पकड़ लेता है, चला लेता है, लेकिन कतरनी होती है एक बहुत छोटी, आगे से होती है धारदार, जैसे कैंची आपने देखा होगा उसका बड़ा पार्ट होता है, लेकिन कतरनी में बहुत छोटा सा आगे होता है। और जब तक हम उसको एकदम ट्रिकली काम ना करें कतरनी पे, तो वो कटता नहीं है, उससे पलट जाएगा लेकिन कटेगा नहीं। तो कतरनी चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और पुरानी कतरनी चलाना तो सबसे मुश्किल काम होता है। मेरे पास तो बहुत पुरानी है। तो लड़कों के बनस्बत लड़कियां जल्दी सीख लेती हैं। मेरे पास 2 लड़कियां कारीगर हैं, और एक मेरा भाई खुद है जो कि कारीगरी इतने टाइम सीख रहा है, और एक लड़का और है वो नया है। तो उन 2 लड़कियों ने सीख लिया, लेकिन 2 लड़कों ने नहीं सीखा है। मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तब से हम अब्बू के साथ बैठते थे। मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, हम 4-5 साल के थे तब एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में। 4 साल के थे तब अब्बू के साथ बैठते थे। थोड़ा बहुत जैसे बड़े लोग होते हैं, ये उठा लो वो उठा लो, तो 4-5 साल के थे तब हमको सारे औजार के नाम पता हो गए थे कि ये चीज़ें से ये काम होता है। नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हम मेहनत कर लें, समझा लें, ईजी से ईजी वर्ड बोल लें, लेकिन आजकल का दौर ये है कि चीज़ें हो रही हैं, उस लैंग्वेज को हम लोग अपनी ज़बान से, जहन से नहीं निकाल सकते।
अब हम वो बात करते करते अगर हम बोल रहे हैं कि इस पे इतना सिर्फ वैट लगेगा, सेट लगेगा और जीएसटी लगेगा, इसको बाहर करना है तो हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हिंदी में कहो, अब हम ये सोचेंगे कि आधा घंटा तो ये लगा देंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हिंदी में कहना क्या है। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, हम गोल्डन और सिल्वर की बात कर रहे थे। तो गोल्डन तो हमने कह दिया सुनहरा, अब सिल्वर नहीं समझ में आ रहा है कि सिल्वर का मीनिंग होता क्या है। अब इतनी देर हमने अब्बू को समझाया कि सिल्वर 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 सिल्वर। तो ये जो घर का माहौल रहा ना, आप अगर हम वापस से जाएं उस आपके बचपन में, जो आपने अपने बचपन में देखा जब आपके अब्बू काम करते थे, वो क्या दौर था? और आपने बताया आपके पास बहुत सारे कारीगर थे, तो घर का माहौल कैसा रहता था? बाज़ार कैसी थी उस वक्त? लोग कैसे काम लेने आते थे? कैसे आप उन्हें काम देते थे? किस बेसिस पे काम होता है? उन बारीकियों को थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्योंकि चांदी एक महंगी चीज़ है, तो कारीगरों के साथ काम कैसे किया जाता है इसमें? तो हम सबसे पहले यही चीज़ बताते हैं कि कारीगरों को काम कैसे दिया जाता है। कारीगर जब आते हैं तो उनको माल तौल के दिया जाता है कि आपको 200 ग्राम दिया गया है, आपको काम करके इसको 200 ग्राम वापस देना है। सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र रखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कारीगर बैठ के काम करता है तो हर कारीगर पे नज़र रखनी पड़ती है कि वो काम कर रहा है हमारी मर्ज़ी का कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बन के जो फाइनल टच आना है वो हमारी मर्ज़ी का आना चाहिए और कस्टमर की मर्ज़ी का आना चाहिए। उसके हाथ से अगर काम बदल रहा है तो वो कस्टमर की मर्ज़ी का नहीं आएगा, तो वो नज़र बनाए रखनी पड़ती है। उनके लिए ये है कि अब तो भाई बहुत अच्छा है दौर कि हम उनको फ़ोटोकॉपीज़ दे सकते हैं, उनको हम एक हिंट के लिए वीडियोस, ऑडियोज़ या इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में ये था कि कागज़ पे ड्रॉ करा जाता था और वो ड्राइंग दी जाती थी कि इस तरह का कुछ चाहिए है। उस टाइम पे लोगों की डिमांड भी कम थी। उनको ये है कि अगर उनको बोला गया हमको झुमकी चाहिए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि झुमकी में फूल हो, पत्ती हो, तो ये ऐसे जाए ऐसे जाए। उनका ये है कि झुमकी है, देखने में दूर से अच्छी लग रही है। आज की दौर की कारीगरी और पुराने के दौर की कारीगरी बहुत बदल गई है। कस्टमर हैं वो आप कह रही हैं कि ज़्यादा डिटेलिंग पे जाते हैं कि क्या प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, क्या रंग लगना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कारीगरी को। हाँ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और पहले के टाइम में कारीगरी बहुत आसान थी। अगर कोई एजेड इंसान है तो वो एक एजेड टाइप का जो चीज़ होगी वही पसंद करेगा पहनेगा। जो मिडिल एज में है वो मिडिल एज की चीज़ को पसंद करेगा पहनेगा। जो यंग एज में है वो भी यंग एज टाइप का पहनेगा। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी अपने आप को एजेड नहीं कहना चाहता है। अगर कोई यंग एज की चीज़ है वो सोचेगा वो भी हम भी पहन लें। तो ये माइंडसेट बहुत चेंज हो गया। पसंद बदल गई, बहुत बदली है। इंसान सोचता है कि अगर ये कोई टीन एज की चीज़ है तो वो हम पहने, हम भी पहने। तो यहाँ पे अब कारीगरी में ना कोई एज डिफरेंस नहीं रह गया है। हर इंसान हर चीज़ पहनने को तैयार है। अगर हम कोई बचकाना डिज़ाइन बनाते हैं जो कि सिर्फ बेबीज़ के लिए होता है, तो वो कहेंगे क्या ये 7 नंबर में बन जाएगा? तो अब ये है कस्टमर्स के लिए हम ना तो नहीं कह सकते। अब उस डिज़ाइन को 7 नंबर मतलब बड़े साइज़ में कन्वर्ट करना है, तो अब वो मेहनत का काम है। अगर एक कस्टमर ने बोल दिया कि हमको ये चाहिए, और हमने अपनी कारीगरी में एक चीज़ ये चेंज करी है कि हम कस्टमाइज़ चीज़ें बना रहे हैं। मेरे अब्बू का ये था कि उस टाइम में कारीगर ने जो बना दिया, लोग सोचते थे कि हाँ ये ऐसा ही होता है। अब लोग कहते हैं नहीं, इसमें अगर एक हम एन एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें एक पॉकेट एक्स्ट्रा लगी होती तो हम खरीद लेते। ये जीन्स तो अच्छी लग रही है लेकिन ये पॉकेट यहाँ पे होती, या ये जीन्स अच्छी लग रही है लेकिन इसमें चेन अगर साइड में होती तो हम ले लेते। तो हम ले लेते वाला जो लाइन है ना, वो भी बहुत कॉमन हो गया है कस्टमर में, और हमने कस्टमर डीलिंग शुरू कर दी है। मेरे अब्बू का काम जो था वो दुकान से था, डायरेक्ट शोरूम से। उन्होंने काम बनाया, इकट्ठे किलो के हिसाब से काम बना और वो डायरेक्ट मार्केट को चला गया। और उसमें यह था कि जो रकम मिलती थी, जो कि मेहनताना मिलता था, वो बहुत मिनिमम मिलता था। अभी इस 1 साल 2 साल में हमने कस्टमर डीलिंग शुरू करी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ तो समझ ली कि अगर हम बैकएंड से काम कर रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड में हमें है, हमारा फेस नहीं है, हमारी कारीगरी का कोई नाम नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि जो बेच रहा है फ्रंट फेस है, सारा और सारा सारा के सारा जो भी प्रॉफिट है उसी का है। तो हमने एक पहले तो यही सोचा था कि हम इसको मतलब एक एज आएगी हम इसको ख़त्म कर देंगे, भाई करेगा हम हट जाएंगे। लेकिन अब हमको ये लगता है कि नहीं, हमको फ्रंट फेस होना चाहिए। जो चीज़ें मार्केट में जाके डबल वैल्यू से लोग ख़रीद रहे हैं, क्यों ना उसकी थोड़ी सी कम वैल्यू से हम डायरेक्ट कस्टमर को दें। जो चप्पल हम बनाते हैं हमारी पूरी कॉस्ट के साथ अगर 30,000 की आ रही है, मार्केट में वो 40 की बिक रही है, तो अगर वो 30 की हम 33 करके अगर कस्टमर को दे रहे हैं, तो उसमें ना तो मेरा लॉस है ना तो कस्टमर का लॉस है। नफास के पास वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत, अगर लड़कियां हैं 2 बार एक ही दिन में 2 बार घर से बाहर निकल रही हैं, तो सारा मोहल्ला नज़र रखने लगेगा कि इनकी लड़की 2 बार घर से बाहर निकली है आज, सारे मोहल्ले को पता। तो उस बीच रहना और फिर जब थोड़ा बड़े हो तो चीज़ें आजकल के माहौल के हिसाब के अगर हम लोग हैं तो हम लोग आजकल के माहौल के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बदल सकते। ये चीज़ हमने बहुत ही गहराई से महसूस करी है कि जो हम लोग का इस टाइम का जनरेशन गैप है वो फिल नहीं हो सकता। अगर हम लोग इस टाइम में चाहे जितनी हम मेहनत कर लें, हम अपनी बात करें, हमने बहुत कुछ करा है, हमने मेहनत करी है, हमने बातें सुनी हैं, हमने नेगेटिव चीज़ें सुनी है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, गलत हर कोई हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका गलत मेरा भी गलत है या आपका सही मेरा भी सही है। सबका सही सबके लिए सही नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं यहीं पे आके मेरी बात टिकती है। अब जो मेरी अम्मी अब्बू का सही है वो मेरे नज़रिए से वो सही नहीं है, तो इसी तरह से हम अम्मी अब्बू को भी सोचते हैं कि जो उनके लिए गलत है हो सकता है वो मेरे लिए गलत नहीं है। सिल्वर कह रहे सिल्वर है क्या, तो जब गुस्सा आके अब्बू ने सिल्वर पूछा, हमने कहा किससे पूछे, फिर गूगल करा सिल्वर को हिंदी में क्या कहते हैं, तब पता चला उसको रुपहला बोलते हैं। हाँ, मतलब एक सिल्वर कलर को समझाने के लिए मैंने पूरे 25 मिनट खराब करे, क्योंकि भाई ज़बान पे नहीं है रुपहला कलर, हम लोग सिल्वर गोल्ड यूज़ करते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन, सिल्वर एंड गोल्डन। तो सिल्वर को हिंदी में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये मेहनत जो मेरे बचपन से चली आ रही है, आप उसको रिलेट कर सकती हैं कि आज भी वो मशक्क़त चली आ रही है कि हम लोगों को या अम्मी अब्बू, लोग की तो बात नहीं कहेंगे, सिर्फ हमको मेरी अम्मी अब्बू से फ़र्क पड़ता है, तो उनको चेंज करना। मेरी अम्मी को तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन अब्बू को समझाना, वो हाँ कर देंगे और फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे हमें समझ में तो नहीं आया था, हाँ कर दी थी। काम कर लिया, थोड़ा बिजनेस को स्टेबल कर लिया है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, तो अब सोचा अब घूमने का बारी है। तो हमने अभी रिसेंटली घूमा हो, लखनऊ को देखने के लिए हम बाहर निकले। तो सबसे पहला मेरा टारगेट था कि कम से कम इमामबाड़ा तो देखेंगे। लखनऊ के होके मैंने इमामबाड़ा नहीं देखा। तो हमने सबसे पहले इमामबाड़ा से स्टार्टिंग करी, इमामबाड़ा देखा, फिर उसके बाद घंटाघर घूमे, फिर घंटाघर में सारी चीज़ें मतलब जितने भी अटैच्ड हैं वो सारी प्लेसेस पे गए, सतखंडा देखा। फिर हमने सोचा ये इनफ नहीं है, फिर हमने और चीज़ें देखी। उसके बाद ये आपको पता होगा बेगम हज़रत महल पता होगा, फिर वहाँ गए, वो चीज़ें देखी। छोटे इमामबाड़े पे गए, छोटे इमामबाड़े में नक्काशी बहुत खूबसूरत बनी है, तो उस नक्काशी की एक कॉपी, मतलब जिस तरह से उसमें घुमारियाँ बनी हुई है, तो वो नक्काशी को कॉपी करके हमने मोबाइल कवर पे बनाया था। मोबाइल कवर पे जो आपने मेरा नक्काशी देखा था वो वहीं से कॉपीड है। तो वो कहीं फिर हमको ये लगा कि अगर हम पुरानी चीज़ों को ट्रेंड में लाना चाहते हैं तो हमको पुरानी चीज़ों को जानना पड़ेगा। लखनऊ में रहना, लखनऊ के लोगों को जानना सिर्फ इतना ही नहीं है। लखनऊ का मतलब है आपको लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लखनऊ है क्या। फिर हमने लखनऊ के जायके चखे, सबसे बेहतरीन था नल्ला बिरयानी। कहाँ की? हुसैनाबाद में एक है अन्नू बिरयानी करके है, वो करीब 2 बजे के बाद लगाते, बहुत अच्छी। मतलब हमने 2-3 जना ट्राई करी लेकिन सबसे अच्छी मिली थी। और नहारी तो कॉमन है, पर फिर भी नहारी हो गया, कबाब हो गए, लखनऊ के जितने मतलब जायके के नाम बहुत मशहूर दे रही उसमें खूब ट्रेंड में थे, मैंने सब खाए। तो इस आजकल के टाइम में हमने इस साल अगर कह सकते हैं, इस साल हमने
सारी चीज़ों को एक्सप्लोर को करा। 2024 से 25 वाला जो दौर था, इसमें आपने जो नहीं देखा था लखनऊ में रह के, वो सब देख डाला। और हमने नया लखनऊ देखा, मतलब गोमती नगर साइड गए। गोमती नगर भी हम कभी नहीं गए थे, इंदिरा नगर कभी नहीं गए थे, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर करा। उससे हमको ये आइडियाज़ मिला कि हम जिस जगह पे हैं और जो हम काम कर रहे हैं, वो अगर हम इसी तरह से काम करते रहेंगे तो हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकल के ये महसूस हुआ कि हम कितने ज़्यादा महफूज हैं, कितने छोटे से एरिया में खुद को ढाले हुए हैं, फैमिली में बांध के। तो बाहर निकलने से, लोगों से बात करने से और नई चीज़ें देखने से आइडियाज़ आते हैं। बेशक। पुरानी चीज़ों को देख के नया करने का एक जज्बा जागता है कि अरे पुराना इतने साल पुराना है, अब हम कुछ ऐसा करें जो 200 साल तक चले। तो मतलब वो 200 साल वाला जो आइडिया था ना, वो कहीं ना कहीं हमको बेगम हज़रत महल से मिला था। वहाँ पर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये महल इनका था, इन्होंने बनवाया था। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद हमने सोचा कि हमको हमारा काम भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब नेक्स्ट ईयर्स तक के, बहुत बहुत सालों तक के हम इसको इसी तरह से फ्रेम करके लगवाएंगे। हाँ, ये हुनरज़ादी क्रिएशन है, हुनरज़ादी क्रिएशन ये काम करती थी, ये ट्रेडिशनल वर्क था और आज भी ज़िंदा है। वो आइडिया, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं बाहर जाने से। तो ये अगर मेरी एक नई ज़िंदगी थी, बाहर निकलना। तो अगर हम ये कहें कि एक लड़की जिसके लिए दरवाजे तक आना भी मुश्किल भरा था, वो पूरे लखनऊ को उसने 1 साल में पूरा छान लिया और वहाँ से ना जाने कितने इनोवेटिव आइडियाज़ ला करके उस पे काम भी शुरू कर दिया। वाह। अच्छा, उस मोबाइल कवर पे कभी बताया नहीं कि ये इमामबाड़े से आया है? वो एक बस जहन में आया आइडिया कि हाँ कुछ तो करा जाए इसका। मेरा लॉ रह गया। ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ हमने डिप्लोमास करे। और जैसे हमको पढ़ने का शौक़ था, तो ये था ना कि कुछ भी नया मिल जाता था, कोई नॉवेल मिल गई, कोई बुक मिल गई, तो उसको पढ़ना। और सबसे अच्छी मेरी बुक थी, जो कि हम अभी भी पढ़ते हैं कभी कभी, डू नॉट बिलीव वट एवर यू थिंक। ग्रेजुएशन लॉकडाउन से उठने के बाद तो अब किसी के पास भी इतना नहीं था कि वो हमको एक लॉ कॉलेज में एडमिशन करा दे। तो बस यही रिएक्शन था कि तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो तो कर लो। और हम उतने वेल्दी नहीं थे उस टाइम, तो वो रह गया। हाँ, हमारा अपना बिजनेस है, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। अपने नाम पे चीज़ें चल रही हैं, इससे बेहतर अब और क्या कह सकते हैं कि हैं। लेकिन कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। अभी तो बस ये शुरुआत है, करना तो बहुत कुछ है। अभी तो शादी का टाइम सामने नज़र आ रहा है। तो लॉ, पता नहीं, लॉ से ड्रीम रह जाएगा, हमें तो लगता है। हो सकता है पूरा भी हो जाए, वो भी क्या पता। क्या बताएं, इंशाल्लाह हो सकता है कि प्राइवेट ही कर लें। कौन कौन शामिल है इस कारीगरी में? ओके, तो मेरे घर में अभी फ़िलहाल में हम लोग 4 लोग हैं। अगर फैमिली की बात करें तो मेरे 4 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं और अम्मी अब्बू हैं। लेकिन अभी मेरी 3 बहनों की शादी हो गई है। एक भाई है जो बाहर जॉब कर रहा है, दिल्ली नोएडा साइड में। ठीक है, घर में हम और मेरा छोटा भाई है और अब्बू हैं। हम, मेरा छोटा भाई और अब्बू तीनों इस कारीगरी में हैं। मेरा भाई तो रिसेंटली काम में लगा है, वो भी काम मतलब सीख रहा है, शौकिया सीख रहा है। अब पता नहीं उसका क्या है इरादा, उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अकेले अगर कहें तो हमको नहीं लगता है कि अकेले किसी भी बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। बिज़नेस का मतलब होता है एक ग्रुप, और एक अकेला इंसान सिर्फ कारीगरी कर सकता है। अगर हम उसको एज अ बिज़नेस देखेंगे तो हमको 10 हाथ की ज़रूरत है, तो हम एक अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते। तो सभी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक टीम चाहिए होती है, और हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे घर से बने। बिज़नेस सिर्फ बिज़नेस से नहीं चल रहा है कि हाँ हमने ये चीज़ शुरू कर दी और चल रही है। बिज़नेस को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और कारीगरी के साथ अगर हमने 10 लोगों को कारीगरी के लिए बिठाला है, तो उन 10 लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। हम कारीगरों को सिर्फ कारीगरी की नज़र से नहीं देखते हैं, फिर हम उनको एक फैमिली के हिसाब से देखते हैं। उनकी फैमिली, अगर वो हमारे पास काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी फैमिली की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अकेला इंसान एक हाथ से नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आफिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।